बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। अना, ज़िद, बुग़्ज़, इंतकाम ये अभी तक हावी है बड़े बड़े लोगों के दिमागों पे। और हकीकत ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, पाकिस्तान के अवाम क्या सोचते हैं, पाकिस्तान का आइन क्या कहता है, पाकिस्तान के अदालती फ़ैसले क्या कहते हैं, जमहूरियत क्या कहती है, जमहूरी आज़ादियाँ क्या होती हैं, शहरी हकूक़ क्या होते हैं, उनसे किसी किस्म को कोई परवाह नहीं। और दुनिया में हम बदनाम हो रहे हैं, कोई परवाह नहीं है। आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमें ख़बरदार कर रही हैं और पाकिस्तान को रोज़ाना एक नई चार्जशीट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारी हो रही है। हर रोज़ एक नई तंजीम, एक नई ऑर्गेनाइजेशन जो कि बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुताल्लिक़ है, ख़वातीन के हकूक़ से मुताल्लिक़ है, मजहबी आज़ादियों से मुताल्लिक़ है, सियासी आज़ादियों से मुताल्लिक़ है। हर रोज़ एक चार्जशीट, नई से नई चार्जशीट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की जा रही है। और हमारे जो हुक्मरान हैं और हुक्मरानों के सहूलतकार हैं, सब के सब 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद ये सारे का सारा मज़े की नींदें ले रहा है और किसी को कोई परवाह नहीं है कि जनाब ये क्या है। अलबत्ता बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है इस वक्त कि जनाब कौन सी तस्वीर सही है और कौन सी गलत है, कौन सा ट्वीट सही है और कौन सा ट्वीट गलत है। ये सारे का सारा एक माइन्यूटली किया जा रहा है और एक प्रोपेगेंडा अपने सारे काम छोड़ के, अपने काम छोड़ के, गौर से सुनिएगा, अपने काम छोड़ के और अपना बुनियादी काम छोड़ के सिर्फ इस वक्त रियासत का और रियासती इदारों का एक ही टारगेट रह गया है और वह इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको किस तरीके से बुरा भला कहना है, पाकिस्तान के अवाम के सामने, दुनिया के सामने उनको गंदा कैसे करना है। पूरी की पूरी रियासती मशीनरी इसी पे इस्तेमाल हो रही है। बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक प्लानर्स बैठे हैं और वो प्लान करते हैं, एक मीडिया कैंपेन लॉन्च करते हैं। वाक़या बाद में होता है, मीडिया कैंपेन पहले से तैयार होती है। इधर से वाक़या हुआ, इधर से मीडिया कैंपेन लॉन्च कर दी और उसके बाद फिर जहनों को मुसख्खर करने की कोशिश की जाती है। जहन साजी का अमल जो 40 साल से बिल्कुल दूसरा अमल शुरू किया गया था, पिछले 40 साल से एक जहन तैयार किया गया, अब उस जहन को मतरूक करार दे दिया गया। अब नए जहन तैयार करने की एक नई प्लानिंग कोशिश की जा रही है, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं हो रही। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि हैरत होती है कि ये सब कुछ मेरा ख्याल है तारीख से और सबक नहीं सीखते। एक बात बताता हूँ आपको कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जितने भी आ रहे हैं कि जनाब आज इसने छोड़ दिया, आज इसने छोड़ दिया, आज फलां छोड़ दिया, तो अभी तक बहुत कोई नामवर आदमी, अभी तक कोई नामवर आदमी कोई नहीं आया और जो कि जिसने जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ी हो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जब वो पीक पे थे, रूज पे, उनकी मौजूदगी में गुलाम मुस्तफ़ा खर ने छोड़ा था। तो गुलाम मुस्तफ़ा खर साहब उसके बाद कहाँ गए और उसके बाद वो बैरून मुल्क निकल गए थे और बैरून मुल्क जब फिर आए, जब जा साहब जा चुके थे तब आए वो। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब बड़े बड़े नामवर लोग, लेकिन अब इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि आप बाहर चले जाएं। क्यों कहा जा रहा है कि बाहर चले जाएं और उनको पुरकशिश पैकेज, पुरकशिश मराआत सब कुछ देने की क्यों बातें की जा रही हैं, क्या मुल्क छोड़ दें? उसकी एक रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि जब तक वो पाकिस्तान में हैं और जब तक वो ज़िंदा हैं, जब तक वो ज़िंदा हैं, जब तक पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका कोई बाल भी बिका नहीं कर सकता, बिल्कुल बाल भी बिका नहीं हो सकता और उसका एक वोट भी कम नहीं हो सकता। वो अलिफ को कह दे, बे को कह दे, दाल को कह दे, जीम को कह दे, जिसको वो टिकट देगा वही उसका उम्मीदवार होगा, लोग उसी को वोट देंगे। लोगों ने वोट देना है बल्ले को, लोगों ने शख्सियात को वोट नहीं देना। ये इस वक्त सिचुएशन ये आ गई। अब इमरान खान साहब को क्यों कहा जा रहा है? वो इसलिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब तक जिंदा थे, जब तक जिंदा थे, इवन वो जेल में भी थे, तो पीपल्स पार्टी को नहीं तोड़ा जा सका था। पीपल्स पार्टी कायम रही और उसके बाद फिर उनको फांसी दे दी गई। उसके बाद आते हैं नवाज शरीफ साहब की बारी। नवाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नवाज को नहीं तोड़ा जा सका था, मुस्लिम लीग नवाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। नवाज शरीफ साहब को उम्र कैद, सजाए मौत, पता नहीं कौन कौन सी सजाएं सुना के जेल में डाल दिया गया था और वो भी लाल किले में। और उसमें उसके बावजूद मुस्लिम लीग नवाज जो है वो टूट नहीं रही थी। तो उस वक्त फिर मनसूबा साजों ने सोचा कि क्या किया जाए। फिर उनको एक ऑफर, वो भी तैयार बैठे थे, उन्होंने कहा चलें जी जान छुड़वाते हैं, अगर ये बाहर जाते हैं 10 साल के लिए लिख के दे दें। 10 साल के लिए लिख के गया और उनकी जान बख्शी कर दी गई और वो चले गए सरूर पैलेस में जाके कैंप किया। और जैसे ही हालात बेहतर हुए उन्होंने सर उठाया, लंदन आए, लंदन से वापस से फिर उनको धकेला गया और फिर वो वक्त भी आया जब सऊदी अरब के शाही तैयारे में, किंग अब्दुल्ला के शाही तैयारे में वो लाहौर लैंड किया और उन्हीं लोगों ने रिसीव किया जिन्होंने उनको सजाएं सुनाई थी और जिन्होंने उनको जेलों में डाला था। वही परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, वही परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, उन्हीं के नीचे ऑफिसर थे जूनियर जो कि उनका इस्तकबाल कर रहे थे। तो ये सिचुएशन। अब
10 साल के लिए उनको आउट किया गया था, लेकिन वो आउट नहीं हुए थे। अब इमरान खान साहब पे भी वही फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इमरान खान साहब के पीटीआई पे जितनी कोशिश उन्होंने करनी थी कर ली। इवन अब आर्मी एक्ट की भी धमकी दे दी गई, फौजी अदालतों की भी धमकी देगी, स्पीडी ट्रायल की भी धमकी दे दी गई कि देखें आपको सजाए मौत भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है, 15 साल 20 साल। और फिर वो मुख्तलिफ तस्वीरें दिखाई जाती हैं, जो कैद हैं लोग, जो 10,000 से ज़्यादा कैदी हैं इस वक्त, सियासी कैदी, उनको और रहनुमाओं को, जितने भी बड़े रहनुमा हैं उन सबको वो तस्वीरें दिखाई जाती हैं, उनके सामने वो किस्से सुनाए जा रहे हैं कि देखें ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वहाँ पे कोई पुरसान हाल नहीं है, ये तो अब इमरान खान साहब आने वाले नहीं हैं, अगले 10-20 साल 15 साल इनको भूल जाएं, ये हमने क्रॉस लगा दिया है, ये उन रहनुमाओं को कहा जा रहा है। और ज़ाहिर बातें ऐसा ऐसा निकल आती हैं और इमरान खान साहब तक भी कुछ बातें पहुँच गई हैं। इसलिए आपने को याद होगा इमरान खान साहब ने अभी तक किसी किस्म का कोई रिएक्ट नहीं किया कि जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि मेरी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। यही वही फार्मूला अब अप्लाई किया जा रहा है। अब दोबारा बैठे, ज़मान पार करके देख लिया, ऑपरेशन करके देख लिया, गोलियां चला के देख ली, सब कुछ करके देख लिया, और अब आर्मी एक्ट लगा के भी देखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हालात काबू में नहीं आ रहे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब और पाकिस्तान के अवाम एक दूसरे के साथ मिक्स एंड मैच हैं। और उसके बाद असल बात यह है कि ये इमरान खान साहब की आवाज़ जो इन सब के जितने भी लोग इस वक्त ऑपरेशन कर रहे हैं, जितने भी लोग, जितने भी कुव्वतें, जितने भी स्टेक होल्डर्स, जितने 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद, इनमें शामिल ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज, सब के सब जो इस वक्त ऑपरेशन कर रहे हैं, जब ये घर जाते हैं शाम को तो इनके बच्चे पूछते हैं, इनकी बहनें, जो हमारी भी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी बेटियाँ हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, वो सब की सब पूछती हैं, क्योंकि वो सारा दिन देखती हैं, वो महसूस करती हैं, वो एक आज़ाद माहौल में सांस ले रही होती हैं, और वो मार्केट भी जाती हैं, वो बाहर से वो फीडबैक भी लेके आती हैं। और अब सूरत हाल ये हो गई है, पहले वो फ़ख्र से तारुफ़ करवाती थी कि हम फ़लाँ हैं, हम फ़लाँ फैमिली से हैं और हम फ़लाँ इदारे से हैं। अब वो अपना वो तारुफ़ नहीं करवाती, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ, उनको इस हद तक आपने ब्लॉक कर दिया, इस हद तक आपने बंद गली में ढकेल दिया है। ये मैं आपको मालूमात की बुनियाद पे आपको बता रहा हूँ। वो जब घर जाते हैं आप लोग सारे, तो आपके बच्चे, आपके वालदैन, आपकी माएँ बहनें बेटियाँ जो हमारी भी हैं, वो पूछती हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं मुल्क में, ये सारा कुछ किसके कहने पे, और ये कौन सी ये महज़ब अंदाज़ है, ये क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान में आग लगी हुई है, और ये सारे का सारा वो मामा बाबा से बात करती है, ये सब कुछ इस तरीके से हो रहा है। ये सारी बातें गौरतलब हैं। तो अब भी तो इसलिए इमरान खान साहब को कहा गया कि जनाब आप बाहर चले जाएं, आप, वरना आपको भी सजाए मौत हो जाएगी फौजी अदालत में, एक कर्नल साहब सजाए मौत दे देंगे आपको, और ब्रिगेडियर साहब आपकी अपील सुनेंगे, वो अपील खारिज कर देंगे। आप सारी उम्र जो है, आपकी उम्र ही कितनी है, 70-71 साल हो गई है, और कितना जी लेंगे, नेल्सन मंडेला तो आप बन नहीं सकते, इसलिए आप बाहर चले जाएं, वरना फिर जेल में गले सड़ेंगे। तो ये है बुनियादी बात, और लिख के दे दें कि मैं इतने साल के लिए नहीं आऊँगा, आप आज़ाद, आपकी पार्टी यहाँ पे काम करती रहेगी। तो ये इस वक्त सिचुएशन बताई जा रही है। इमरान खान साहब को शायद 10 साल नहीं कहा होगा, उनको सिर्फ ये कहा कि ये इलेक्शन तक आप, अगला इलेक्शन आप उसमें ना आएँ, उसमें शरीक ना हो अगले इलेक्शन में। तो ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। अब मसला क्या है, फौजी अदालतें, फौजी कानून। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक नई कैंपेन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर ऑनरेबल जजेस, उनको ब्लैकमेल करने की, धमकियां देने की और सब कुछ करने की अभी कोशिशें जारी हैं, क्योंकि उन्होंने तमाम धमकियां मुस्तरद कर दी हैं। अब तक भी तमाम धमकियां मुस्तरद कर दी। जैसे ही 23 तारीख 14 मई वाला केस फिक्स किया, 14 मई वाला केस 23 तारीख को फिक्स हुआ, साथ ही जनाब उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर गालम गलोच शुरू हो गई है, बाकायदा तौर पर गालम गलोच ऑनरेबल जजेस के खिलाफ शुरू हो गई है, और उनके ऑर्डर्स जो अहकामात हैं उनको फेंका जा रहा है रद्दी की टोकरी में, और उनको कन्वे किया जा रहा है कि अब आपके ये अहकामात हम मानने के लिए तैयार नहीं, तो वो हुक्म आपका कैसे मानेंगे जो आप 14 मई के इलेक्शन के हवाले से आपने दिया है और जो आगे देने वाले हैं। इसलिए अब इन्होंने कमीशन बना दिया है, और उसमें आपको याद होगा कि बड़े अरसे से हम बात सुन रहे हैं कि जस्टिस काजी फाइज़ साहब जो हैं वो काम नहीं कर रहे, और उन्होंने कहा है कि मैं सिर्फ बेंच चैम्बर वर्क करूँगा, जुडिशल वर्क नहीं करूँगा, अदालत में ही जाऊँगा। तो वो मुसलसल 1.5-2 माह से वो अदालत नहीं जा रहे, और वैसे तो सवाल तो बनता है कि अदालत नहीं जा रहे तो फिर छुट्टी होती है, और अदालत के में अगर नहीं जाता, कोई जज साहब नहीं जाते, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं जाता दफ्तर, तो वो छुट्टी पे होता है, छुट्टी पे फिर सैलरी नहीं ली जाती। लेकिन
یہ کام نہیں ہو رہا، اور وہ آج ان کا سامنے سمجھ آ گئی ہے کہ ان کو سربراہ بنا دیا گیا اس کمیشن کا سربراہ بنا دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ ان کے ممبر ہیں، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس کے ممبر ہوں گے۔ تو یہ بڑا زبردست کمیشن ہے، اور وہ انویسٹیگیشن کرے گا۔ کیا کرے گا؟ وہ انویسٹیگیشن کرے گا آڈیو لیکس، ویڈیو لیکس، فلاں لیکس اور آنریبل ججز چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں۔ اور چیف جسٹس یہ دیکھتے ہیں، یہ ذمہ داری قاضی فائز صاحب کو سونپی گئی ہے، اب وہ اس پہ کیا کرتے ہیں۔ دوسری جانب ایک اور کام ہوا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 آنریبل ججز نے چیف جسٹس سپریم کورٹ جناب عمر عطا بندیال صاحب سے ملاقات کی ہے، اور 5 آنریبل ججز ہیں، اس میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب شامل نہیں تھے۔ تو اس ملاقات میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 9 مئی کو ہوا، عدالتوں کے دروازے توڑے گئے، اور جس طریقے سے عدلیہ کا تحفظ کیا جانا مقصود تھا، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی رسپانسبلٹی، اور سب ان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی عزت جو پامال کی گئی ہے، عدلیہ کی عزت پامال کی گئی ہے، اس پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ایک سخت آرڈر پاس کریں گے۔ لیکن انہوں نے عمران خان صاحب کی اس اغوا کو، کیونکہ اغوا ہی ہوگا، اس اغوا کو جس طریقے سے اٹھایا گیا، فورسز نے اس کو غیر قانونی کے بجائے اس کو قانونی قرار دے دیا تھا، اور معاملہ، اور اس کے بعد اگر اسی دن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، کیونکہ آرڈر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ عمران خان کو پروڈیوس کریں، فوری طور پہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہونا چاہیے تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا، کیا پروڈیوس کریں، لیکن انہوں نے یہ پروڈیوس کرنے کے بجائے کہا آئی جی اور سیکرٹری انٹیریئر کو بلا لیا، اور گرفتاری کو قانونی قرار دے دیا، جو پوری دنیا نے دیکھا، شیشے توڑے، عدلیہ کے شیشے توڑے گئے، کھڑکیاں توڑی گئیں، دروازے توڑے گئے، لیکن اس گرفتاری کو قانونی قرار دے دیا۔ وہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ اگر 2 گھنٹے کے اندر اس دن اس گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے دیا جاتا، اور عمران خان صاحب کو ریلیز کر دیا جاتا، اور ان کو کہا جاتا کہ آپ نیب کے سامنے اپیئر ہوں، جو کہ بعد میں سپریم کورٹ نے آرڈر پاس کیا اور باقی عدالتیں پاس کر رہی ہیں، اگر یہ آرڈر پاس ہو جاتا تو نہ جلاؤ گھراؤ ہوتا، نہ احتجاج ہوتا، نہ مظاہرے ہوتے، کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ 2 گھنٹے کے اندر یہ ساری صورتحال آرام سے صورتحال کو سنبھالا جا سکتا تھا، لیکن لگتا نہیں، ایسا ہے نہیں تھا، کیونکہ اگر یہ سب کچھ ہو جاتا تو پھر 9 مئی کیسے ہوتا، پھر فوجی عدالتوں کا قیام کیسے ہوتا، پھر فوجی قوانین کا قیام کیسے ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اسی لیے وہ جو بہت سارے لوگ جو ہیں نظر آ رہے ہیں، کافی سارے مشکوک لوگ بھی اب سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال جی، عمران خان صاحب نے ابھی ایک اور بھی بات بتا دوں کہ ایک آڈیو لیک کا بڑا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ایک آڈیو لیک ہو گئی ہے، اور امریکی رکن کانگریس سے عمران خان صاحب آواز اٹھانے کا کہہ رہے ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ آواز اٹھائیں۔ آڈیو لیک کی گئی ہے، وہ آڈیو لیک نہیں تھی، وہ باقاعدہ ایک زوم میٹنگ تھی، اور زوم میٹنگ ان کی ہوئی تھی، اور اس زوم میٹنگ سے اگر یہ پیس ہے تو وہ اوپن کوئی خفیہ میٹنگ نہیں تھی، نمبر 1۔ نمبر 2، جس ملک میں آئین پامال کیا جا چکا ہو، اور شہری آزادیاں، جمہوریت، عدالتی فیصلے، سب کچھ پامال، صحافی، میڈیا جو ہے وہ اس وقت محاصرے میں ہے، ہماری عدلیہ محاصرے میں ہے، اور ان کو کام کرنے کی آزادی نہیں ہے، میڈیا کو کام کرنے کی آزادی نہیں ہے۔ جہاں پہ صحافی قتل ہو رہے ہوں، اغوا ہو رہے ہوں، جیلوں میں ہوں، لاپتہ ہو رہے ہوں، وہ سارے کے سارے ایسے ملک میں جہاں پہ خواتین کی عزت محفوظ نہ ہو، خواتین صحافیوں کی عزت محفوظ نہ ہو، انم شیخ ابھی ان کو کل سے گرفتار کیا گیا ہے، یہ ساری جب چیزیں ہو رہی ہوں اور کوئی پرسان حال نہ ہو، کوئی پوچھتا نہ ہو، جہاں پہ ریاستی ادارے جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں، اور سپریم کورٹ کے باہر جا کے مظاہرے شروع ہو جائیں، اور ان کو کہا جائے کہ آپ فیصلے نہیں دیں گے، فیصلے آپ وہ دیں گے جو ہمیں پسند ہوں گے، تو پھر ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ انسانی حقوق کی تنظیموں کے پاس جایا جائے۔ ہم مقبوضہ کشمیر کے بارے میں یہ سارا کچھ مانگ رہے ہیں، ریاست پاکستان مقبوضہ کشمیر کے بارے میں یہ سب کچھ مانگتی ہے، پچھلے 75 سالوں سے ہم مانگ رہے ہیں، لیکن وہی صورتحال اس وقت ہمارے ملک کے اندر ہے، کوئی ایک رپورٹ ایسی نہیں ہے جو کہ تسلی بخش قرار دی گئی ہو۔ تو یہ سارے کا سارا کرائسس جس نے کھڑا کیا وہ آرام سے بیٹھا ہے، اور اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بلکہ ان کی پراپرٹیز کا جنہوں نے رپورٹ شائع کی، تحقیقاتی رپورٹ 12-14 ارب روپے کی، بجائے اس کے کچھ پہ تحقیقات ہوتی، الٹا انہی کو گرفتار کرنا شروع کر دیا، اور انہی ملازمین کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ تو بہرحال سچویشن یہ ہے، جب تک معاملات بہتر نہیں ہوں گے، اور شہری آزادیاں بحال نہیں ہوں گی، جمہوریت بحال نہیں ہوگی، آئین بحال نہیں ہوگا، تو یہ حالات ایسے ہی رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔